हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। जैसा कि गाइस आपका समर असाइनमेंट दिया गया है, तो समर असाइनमेंट में आपके इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को कल मैंने एक्सप्लेनिंग भी किया था। कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी इसलिए क्लियरिटी कम आई, फिर भी मैं इसको एक बार से आपको फिर से मेंशन कर दूंगा। तो आपके जो हॉलीडे वर्क दिया गया है समर असाइनमेंट में, तो इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट यानी कि एक ही क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 3 कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें आपको फील्ड विजिट करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको फील्ड विजिट नहीं करना है, बल्कि आपको अपने बाय बर्थ प्लेस के अनुभव के आधार पर आपको अपने नोट्स में राइट डाउन करना है, ना कि आपको फील्ड में जाकर विजिट करना है या ऑब्जर्वेशन करना है या सर्वे करना है। क्योंकि आप अपने रीजन से अच्छी भली बात परिचित होंगे, फेमिलियर होंगे, क्योंकि वहाँ ही आप नेचुरली या बाय बर्थ आप वहाँ ही पले बढ़े या जन्म लिए, तो अपने क्षेत्र को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो आपको विज़िट पर नहीं निकलना है भाई, चूँकि इस समय कोरोना इन्फेक्शियस चल रहा है, जो संक्रामक बीमारी चल रही है, इसमें आपको फील्ड में विजिट या घूमने नहीं जाना है। आपको सर्वे आप किसी किसान से जाकर पूछना नहीं है, बल्कि आपको स्वयं ही अपने अनुभव के आधार पर, अपने क्षेत्र के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको खुद ही मेंशन करना है। तो उसके दौरान, क्योंकि क्वेश्चन में भले ही लिखा गया है, क्वेश्चन में यही लिखा गया है, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन। आपको अपने फील्ड विजिट पर जा करके अपने क्षेत्र के ही लोकल फार्मर से पूछना है। लेकिन आपको ऐसा थोड़ी करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर ही आपको डिसीजन लेना है, आपको उसको मेंशन करना है नोट्स में। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कल मैं इसको डिस्कशन भी किया और एक्सप्लेनिंग भी किया, कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फार्मिंग की मेथड हो रही है, या आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फार्मिंग मेथड अपनाई जा रही है। मॉडर्न फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, या दोनों का मिक्स्ड फार्म देखने को मिलता है। और उसमें कौन से फार्मर्स मोस्टली यूज कर रहे हैं, या कौन तीनों मेथड्स में, फार्मिंग मेथड्स को, कौन कौन से मेथड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन मेथड को यूज कर रहे हैं, इसको ही लिखना है। तो उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है या मॉडर्न फार्मिंग है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको यही लिखना है कि हमारे जो रीजन है उसमें जो किसान हैं कौन कौन सी फार्मिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, और उसके कुछ मेरिट एंड डिमेरिट या प्रोज एंड कॉन्स जो हों, उसको आप मेंशन कर सकते हैं नोट्स में। लेकिन आपको you are to go at your visit field in your region, because now this time is raising so much corona species. It is not only saying for India but also it is abroad. So stay home, stay free. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था कल, वही है कि मॉडर्न फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग या जो मिक्स फार्मिंग, कौन सा मेथड आपके क्षेत्र में किसान यूज में ला रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ फार्मिंग मेथड को कंपेयर करते हुए आपके क्षेत्र में उसके कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको लिखिए। बाकी जो भी उसके डिमेरिट होंगे, मेरिट डिमेरिट दोनों को मेंशन करिए। क्या कैसे बदलाव आया, क्या रिक्वायरमेंट हुई, जो हमें मॉडर्न फार्मिंग को पद्धति को यूज करना पड़ा, ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आए, यही सब लिखना है। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से जब आप मेंशन करेंगे, तो हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग फार्मिंग भी डिफ़र हो जाती है। तो यही ऐसे करते हुए आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सो आई विल ट्राई टू डिस्कशन और एक्सप्लेनिंग एट सेकेंड क्वेश्चन, मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का कल एक्सप्लेनिंग हो गया था। तो सेकंड क्वेश्चन आज का इसे जो भी डिस्कशन है वो इरिगेशन रिसोर्सेज पे है। इरिगेशन सोर्स क्या है आपके क्षेत्र में। तो बेटा जानते हैं कि चाहे ट्रेडिशनल फार्मिंग हो, चाहे मॉडर्न फार्मिंग हो, चाहे दोनों का मिला जुला रूप ही कोई आपके क्षेत्र में देखने को मिलता हो, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट इरिगेशन यू कुडंट टू
प्रोड्यूस एनी सिंगल ग्रेन ऑन योर फील्ड। बिना इसके आप एक भी दाने अनाज के उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इरिगेशन ही ऐसा फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन एक ऐसा सोर्स है, इसके थ्रू पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि मानव और जानवरों का भी अस्तित्व है। इसलिए जो भी वाटर रिसोर्स है उस पर भी आज डिस्कशन होगा कि कैसे इसको इरिगेशन में यूटिलाइज किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। देखो, इरिगेशन का सोर्स हर क्षेत्र के हिसाब से, हर देश के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसका डिस्कशन होगा। और उसी के थ्रू इरिगेशन मेथड्स जो फार्मर यूज में लाते हैं अपने खेती को इरिगेट करने के लिए, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज अपने इंडिया में है इरिगेशन के। तो पहले इंडिया का डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा कि कितने प्रकार की इरिगेशन मेथड होते हैं जिसको हम लोग फार्मिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन के मेथड पे आते हैं, उसके बाद अपने इंडिया में कौन सी इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा मोस्टली रूप से यूज में लाई जाती है उसको भी देखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ आपका इरिगेशन मेथड है। तो इरिगेशन मेथड में देखें तो इरिगेशन मोस्टली रूप से 3 प्रकार की होती है, एक सरफेस इरिगेशन, एक सब सरफेस इरिगेशन, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन जो है वो क्या है, वो जैसे ट्यूबवेल या वेल से हम पानी निकालते हैं ज़मीन की सतह के अंदर से, और खेतों में ऐसे जो नाली बना करके उस खेतों की सिंचाई करते हैं, यानी सतही सिंचाई होता है। पानी को सोर्स को नीचे से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, चाहे वो कुएं के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से, और सतह पर पानी को ऐसे ही हम फ्लो कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन। सेकेंड आता है सब सरफेस इरिगेशन, उप सतही सिंचाई। इसमें जो है सतही सिंचाई के अलावा जो भी सिंचाई हम देखते हैं सब सरफेस इरिगेशन में, वो डायरेक्टली आपके पौधों की जड़ में सिंचाई, जड़ में ही पानी दी जाती है। रीज़न ये है कि इसमें आपका ज़्यादा पानी अपव्यय को बचाया जाता है, इसको पाइप के थ्रू या कोई नाली बनाकर कुछ भी ऐसा करके जिससे कि पानी का अपव्यय न हो, डायरेक्ट जो है पौधों की जड़ में पानी चला जाए, इसलिए सब सरफेस इरिगेशन का सिंचाई इसी तरह का किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसा इरिगेशन है जो बलुई मिट्टी होती है उसमें ये सिंचाई बहुत कारगर साबित हुई है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से, क्योंकि वहाँ पानी का भी मात्रा कम होती है बलुई खेती की ओर, तो वहाँ अगर किसी ढंग से पानी निकालते भी हैं और सिंचाई मान लीजिए सरफेस इरिगेशन की तरह कर दें वहाँ पर, तो तुरंत पानी ज़मीन के अंदर चली जाएगी, तो वहाँ पानी का रुकाव नहीं होता है। इसलिए बलुई मिट्टी में स्प्रिंकलर इरिगेशन का ही मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी को हमेशा सतह पर ड्राई बनाए रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं, पानी कम भी यूज में आता है और सिंचाई भी हो जाती है, इसलिए स्प्रिंकलर मेथड का अधिक यूज होता है। ये आपको अधिकतर ये फॉर्मेट या फॉर्म आपको हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। मोस्टली रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का यूज होता है, जो आपको स्प्रिंकलर वो छिड़काव करते हुए खेतों में सिंचाई करते हैं। लेकिन मोस्टली रूप से जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ बलुई खेती में पानी का टिकाव नहीं होता है, इसलिए स्प्रिंकलर मेथड यूज किया जाता है। तो तीन प्रकार के यहाँ इरिगेशन मेथड को मैं मेंशन कर दिया, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड। इसके अलावा अगर इसके भी सब कैटेगराइज देखा जाए सरफेस इरिगेशन में, तो फ्लडिंग है, फ्यूरो मेथड है, काउंटर इरिगेशन है। तो सतही सिंचाई के अंतर्गत अगर बाढ़ का पानी से भी हम उसको इरिगेशन में यूज ला सकते हैं, बाढ़ के पानी को कहीं कलेक्ट कर लिए और उसको फिर इरिगेशन के लिए फार्मिंग में यूज करते हैं। फ्यूरो मेथड, अगर ट्यूबवेल या वेल के थ्रू अगर हम इरिगेशन के लिए वाटर रिसोर्स को ज़मीन के सतह से ऊपर लाते हैं, खींचते हैं, उसके बाद
उसको हम हल रेखा यानी कि अगर हल के द्वारा जो नाली बनाई जाती है या कुंड बनाया जाता है, उसमें हम वाटर को अगर रिलीज करते हैं तो पानी जब आगे बढ़ता है, इरिगेट होता जाता है फसल। तो ये मोस्टली रूप से मुझे या हम लोगों को शुगर केन की खेती में या अन्य खेती में भी देखने को मिलता है, जिसमें उसके हल के नाली हल के द्वारा जब जुताई की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है लैंड, तो वहाँ ऑटोमेटिक एक ड्रेन बन जाती है, नाली बन जाती है। तो नाली बनने के बाद वहाँ जो वाटर रिसोर्स को हम रिलीज़ करते हैं, उसको उसके द्वारा इरिगेशन होता है। तो ये एक फ्यूरो मेथड भी होता है जो इरिगेशन के लिए ज़्यादा यूज में लाया जाता है। इसके अलावा अगर सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत ही मैं बात कर रहा हूँ, फ्लडिंग, फ्यूरो मेथड एंड काउंटर इरिगेशन। तो काउंटर इरिगेशन बेटा जो ये आपके हिली एरिया में होता है, जहाँ पर पानी टिकाऊ नहीं हो पाता। अगर पानी रिसोर्स को इरिगेशन पर्पस के एम से अगर वहाँ रिलीज़ करते हैं तो तुरंत वो ढालू स्लोप एरिया होता है, इसलिए वहाँ पानी टिकाऊ नहीं होता। इसलिए उसको एक समोच्च रेखी टाइप उसको ढाल बनाया जाता है, उसको ब्रेक करके, कि वहाँ पानी जो रुके और वहाँ खेती के लिए हम कुछ न कुछ वहाँ पौधे को उगा सकें। इसलिए काउंटर इरिगेशन भी एक ऐसा मेथड है जो कि इरिगेशन के लिए या कोई खेती करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो फ्लडिंग, अब सरफेस इरिगेशन के अंदर फ्लडिंग हो गया, फ्यूरो मेथड, काउंटर इरिगेशन एंड काउंटर इरिगेशन, ये तीन हो गया सब सरफेस इरिगेशन। अब फ्लडिंग यानी सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत फ्लडिंग आया। अब फ्लडिंग के अंदर फिर सब कैटेगराइज करते हैं जा रहे हैं। विल्ड फ्लडिंग आता है, यानी कि जो जंगल में पानी के वहाँ जब कलेक्ट हो जाता, अधिक वर्षा जंगल में होती है तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से वहाँ भी पानी को कलेक्ट करके इरिगेशन के पर्पज़ के यूज में लाते हैं। तो जंगली बाढ़ से भी जो पानी कलेक्ट हो जाता है, होड़ हो जाता है, तो वो पानी इरिगेशन में यूज में लाया जाता है। उसके बाद फ्लडिंग के अंतर्गत ही कंट्रोल्ड फ्लडिंग है। अगर नियंत्रित बाढ़ के पानी को अगर हम कलेक्ट करते हैं, बांध में कलेक्ट करते हैं, कोई भी डैम में कलेक्ट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ तो प्रोड्यूस होती ही है। उसके अलावा हम लोग इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर भी खेतों में रिलीज़ कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता पड़े तो हम उसको किसी ढंग से उसको कैनाल के में डाल करके या उसको रिलीज़ करके हम फार्मर्स को इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कंट्रोल फ्लडिंग के अंतर्गत भी बहुत से ऐसे इरिगेशन मेथड हैं, जैसे फ्री फ्लडिंग, काउंटर लैटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स, चेक्स बेसिन फ्लडिंग, जिगजैग मेथड, कई तरह के मेथड से यहाँ इरिगेशन के लिए हैं। तो ये सब किसी कंट्री के जोग्राफिकल प्लेस के अकॉर्डिंग वो डिफ़र हो जाते हैं। कोई हिली एरिया में हो रहा है, कोई जंगल के किनारे जो खेती हो रही है बाढ़ के पानी से, कोई समतल एरिया में जैसे ट्यूबवेल या वेल को स्टेबलाइज करके वहाँ से इरिगेशन कर रहे हैं, कोई मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड हो गया, जैसे बलुई मिट्टी है, साल्ट मिट्टी है, तो वहाँ पर जो सैंड मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो वहाँ भी स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो डिफर प्लेस के अनुसार इरिगेशन मेथड भी डिफ़र हो जाता है, ये कहने का मतलब। तो ये इरिगेशन मेथड हो गया जो मोस्टली रूप से आपको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलता है। ये केवल भारत की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कितने प्रकार के इरिगेशन मेथड होते हैं, टोटली इस पर मैंने डिस्कशन किया। तो अब आते हैं अपने इंडिया में कौन सा इरिगेशन मेथड यूज में लाया जाता है। तो मोस्टली रूप से बेटा मैं बात करूं तो इंडिया में अपने 3 तरह के मेजर सोर्स हैं इरिगेशन के। तो फर्स्ट पे आता है तो आपका जो मोस्टली रूप से यूज में लाया जाता है फार्मर्स के द्वारा, वो है आपका वेल्स एंड ट्यूबवेल। जो कुएँ से हम लोग पानी ग्राउंड वाटर है उसको हम किसी मशीनरी सिस्टम से इसको हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद खींच करके अगर हम इरिगेट के लिए जो है हम खेतों में लैंड में उसको रिलीज़ करते हैं, तो वो मेथड जो है वेल्स एंड ट्यूबवेल। इसके थ्रू बहुत अधिक मात्रा इरिगेशन के लिए वाटर की अधिक मात्रा यूज में लाया जाता है और ये सिस्टम ज़्यादा यूज भी हो रहा है। सेकंड आपका आता है कैनाल्स। ये नहरें, जो नहर पूरा इंडिया में स्प्रेड है, फैला हुआ है, वो बड़े बड़े नदी के सोर्स से ही पानी उसको ड्रॉ करके और खेती के लिए कैनाल्स में रिलीज करते हैं।
और जब कैनाल में रिलीज हो जाता है वाटर तो इरिगेशन पर्पस के लिए किसान उसको अपने अकॉर्डिंग खेत में उसको इरिगेशन के लिए यूज में लाते हैं। थर्ड पे आता है आपका टैंक्स। तो टैंक्स हिली एरिया के लिए मोस्टली यूज होता है, जहाँ पर न तो कैनाल्स का हम यूज कर सकते हैं, न तो वेल या ट्यूबवेल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो टैंक, बड़े बड़े टैंक्स को वहाँ पर व्यवस्थित रखा जाता है, उसके थ्रू ही वहाँ हम जो भी समोच्च खेती होती, झूम खेती होती है, वहाँ करते हैं। फिर भी हिली एरिया में मोस्टली रूप से रेनिंग पर ही डिपेंडेड होते हैं फार्मर। तो इसके अलावा टैंक्स का भी वहाँ वो सिस्टम यूज करते हैं। तो देयर आर थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। फर्स्ट इज वेल एंड ट्यूबवेल, सेकंड इज कैनाल एंड थर्ड इज टैंक्स। तो 3 सोर्स का मोस्टली रूप से इंडिया में यूज होता है। तो उस पर भी हम थोड़ा और डिस्कशन करना चाहेंगे। देयर आर 3 मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज वेल एंड ट्यूबवेल एंड सेकंड इज canal and third is tank. Canal rank second and first rank is well and tubewell while the tanks stand third. अगर देखें इरिगेशन के लिए तो टैंक वाली जो मेथड अपनाया जाता है वो थर्ड पर आता है। कैनाल इरिगेशन हैज़ इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट इन ग्रेट प्लेन्स एंड इन द महानंदी, नंदा, गोदावरी, कृष्णा, डेल्टास इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये सब नदी के थ्रू ही कैनाल में पानी रिलीज करते हैं मोस्टली रूप से। तो नदी के पानी को खींच करके जो भी मोटर्स हैं या मोटर्स के थ्रू वहाँ पानी कैनाल में रिलीज कर देते हैं। फिर इरिगेशन सिस्टम के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली रूप से तो फार्म देखने को वेल ट्यूबवेल का ही मिलता है, उसके बाद कैनाल्स का, उसके बाद टैंक्स का। तो इसको और भी डीपली एनालिसिस करते हैं ट्यूबवेल एंड वेल। जो फर्स्ट और मोस्टली फार्मर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है इरिगेशन मेथड के लिए वो है ट्यूबवेल एंड वेल। द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ट्यूबवेल वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज ग्राउंड वाटर इन इंडिया। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज थ्रू रिवर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिवर्स इज ओनली थ्रू मानसून। तो ज़्यादा जो है नदी के ज़्यादा वेल एंड ट्यूबवेल का जो वाटर लेवल से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है वो सब ट्यूबवेल वेल के माध्यम से होता है। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो मेन जो भी इरिगेशन होता है वो रिवर के द्वारा, कैनाल्स में, और कुछ मानसून पर ही डिपेंड है, जो कि रिवर में पानी मानसून का वर्षा के थ्रू आता है और कलेक्ट होकर के वो फिर वहाँ से इरिगेशन के लिए वाटर ड्रॉ कर लेते हैं। कैनाल भी सेकंड नंबर पे आता है, जो मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो ट्यूबवेल वेल के बाद भी सेकंड नंबर मोस्ट यूज किया जाता है। कैनाल्स आर नीडेड टू बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। कैनाल को गवर्नमेंट अधिक से अधिक स्टेबलाइज करती है, सपोर्ट करती है कि इसको अधिक से अधिक जो है योजना परियोजना में लाया जाए और कैनाल्स के थ्रू फार्मर्स को सिंचाई के लिए अधिक फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज किया जाए। टैंक, अनदर वे ऑफ इरिगेशन इन हिली एरियाज इज बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड। हिली एरिया में देखें तो इरिगेशन के लिए टैंक्स एंड पॉन्ड को स्टेबलाइज किया जाता है। दिस वे ऑफ इरिगेशन हैज़ मेड द इरिगेशन लास्ट लॉन्गर इवन ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ वाटर का स्कैर्सिटी होता है, बहुत लंबे समय से वहाँ पानी का अस्तित्व ही बहुत कम होता है, वहाँ इरिगेशन के लिए टैंक्स को यूज में लाया जाता है। और अदर अगर इरिगेशन सोर्स के देखें तो दिस इंक्लूड इरिगेशन थ्रू रेन वाटर आर ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। तो जो भी वाटर अगर तीनों को छोड़ करके कहीं भी वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज नहीं है तो हम रेन पर डिपेंडेड हो जाते हैं, जो कि एक सीजनल ढंग से मानसून के रूप में आता है और उसी के थ्रू ही खेती करते हैं। तो ये सब जो कुछ भी हम बता रहा हूँ ये सब आपके इरिगेशन के लिए फार्मर वाटर को यूज में लाते हैं, क्योंकि कई तरीक़ों से वाटर को हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं।
कुछ विकिपीडिया से भी कुछ लोड किया गया है, उसको देखते हैं। इरिगेशन इन इंडिया इंक्लूड्स ए नेटवर्क ऑफ मेजर एंड माइनर कैनाल्स फ्रॉम इंडियन रिवर्स। तो अगर इंडिया को शामिल करते हैं, इरिगेशन जो इंडिया में है उसको इंक्लूड्स ए नेटवर्क ऑफ मेजर एंड माइनर कैनाल्स। अगर प्रमुख रूप से बड़े बड़े कैनाल्स को या छोटे कैनाल्स को जो भी रिवर से कनेक्ट हैं उसको अगर लेते हैं, शामिल करते हैं। ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड सिस्टम, ग्राउंड वाटर जो वेल के द्वारा सिस्टम इरिगेशन के लिए सिस्टम स्टेबलाइज किया जाता है, या टैंक के लिए, या अगर बात करें जो वर्षा के द्वारा इरिगेशन होता है, ये सब क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये सब हार्वेस्टिंग के समय भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के पर्पज़ से भी लाया जाता है। ऑफ दीज ग्राउंड वाटर सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट। तो ये सब तीनों पर्पज़ जो मैं बताया, वेल, ट्यूबवेल, कैनाल्स एंड टैंक्स, ये सब इरिगेशन के लिए एक लार्जेस्ट सिस्टम है। अगर बात करें 2013 to 14 ओनली अबाउट 36.7% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वाज रिलीवेबली इरिगेटेड। केवल अगर बात करें तो 36.75% ही इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड है, यानी वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज है। एंड रिमेनिंग 2/3 कल्टिवेटेड लैंड इज इंडिया इज डिपेंडेड ऑन मानसून। और 2/3 हिस्से में 2/3 एरिया जो कल्टिवेटेड लैंड है वो सिर्फ वर्षा पर ही डिपेंडेड है, मानसून पर ही डिपेंडेड है। 65% ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज़ फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो 65% अगर इरिगेशन इंडिया में देखें तो वो ग्राउंड वाटर पे है, यानी ट्यूबवेल, वेल, ये सब ज़्यादा मोस्टली यूज होता है। करंटली अबाउट 51% ऑफ द एग्रीकल्चर एरिया कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन इज कवर्ड बाय इरिगेशन। तो 51% जो एग्रीकल्चर एरिया पौधों को या अनाज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लाया जाता है, ग्रो करने के लिए यूज में लाया जाता है, वह पूरा इरिगेशन फैसिलिटीज़ से ही स्टेबलाइज है, यानी वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ स्थापित है। द रेस्ट ऑफ द एरिया इज डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। तो 51 को छोड़ कर 49% देखें तो वो रेनफॉल पर ही डिपेंडेड है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट प्लान कॉस्टिंग INR 6,000 crore of USD 154 million across 8,350 water stressed villages and 78 districts in 7 states Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh over 5 years from 2021 and 2022 to 2060 to 2027। तो इस तरह अगर 5 साल में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में 5 साल में जो 2021-22 से लेकर 2026-27 के बीच में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज किया। इसके लिए कई वहाँ परियोजनाओं पर व्यय भी किया गया। तो ये भी दिखाया गया, इससे वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी कितना मजबूत हुई, ये भी बच्चों हम लोग देखे। तो इस तरह अगर देखें विद द व्यू ऑफ हार्वेस्ट रेन वाटर इनहेंस वाटर टेबल वाटर रिचार्ज रेट विद विलेज पंचायत लेवल वाटर मैनेजमेंट प्लान्स, कई तरह जो है वाटर को इरिगेशन के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करने के कई तरीके से गवर्नमेंट ने वहाँ सोर्सेज को इंक्रीज़ किया है। रेन वाटर हो गया, वाटर टेबल हो गया, वाटर रिचार्ज रेट विद विलेज पंचायत लेवल वाटर मैनेजमेंट प्लान्स। तो कई तरह से गांव में किसानों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत जिम्मेदारी समझी, अपनी एक एसेंशियली लाइबिलिटी समझते हुए वहाँ पर कई तरह के इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करती गई और कई से जो प्रबंध कई सौ परियोजनाओं में उसको लाती भी है। मोस्ट ऑफ द कैनाल इरिगेशन इज़ इन द कैनाल नेटवर्क ऑफ गंगा यमुना। अगर अधिकतर देखें तो गवर्नमेंट कैनाल इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करती है, जो कि नदियों के थ्रू वाटर को कलेक्ट करते हुए उसको जहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर की कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, वहाँ पर ये पानी को वहाँ रिलीज करते हैं। तो बेसिन मेनली इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड सम वाट इन राजस्थान। अगर देखें तो अधिकतर जो कैनाल्स हैं स्टेबलाइज हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं
कुछ सम वाट इन राजस्थान, कुछ राजस्थान पर भी और बिहार में भी स्टेबलाइज हैं। वाइल स्मॉल लोकल कैनाल नेटवर्क आल्सो एग्जिस्ट इन द साउथ इन तमिलनाडु। कुछ अगर देखें तो नदी कुछ वहाँ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला साइड भी हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो वहाँ भी कैनाल इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम स्टेबलाइज की है, वहाँ कैनाल के थ्रू भी इरिगेशन होता है। द लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। जो सबसे बड़ा कैनाल, जो सबसे बड़ी नहर है अपने भारत में, वो इंदिरा गांधी कैनाल है, जो कि राजस्थान में होकर बहती है। विच इज़ अबाउट 650 किमीज लॉन्ग, जो कि 650 किलोमीटर लॉन्ग है। इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। इंडिया रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो कि टू एनहेंस द कवरेज ऑफ कैनाल इरिगेशन एरियाज, रिड्यूस फ्लड एंड वाटर शॉर्टेज। तो वो इरिगेशन पर्पस के लिए, कैनाल इरिगेशन के लिए अधिक से अधिक कैनाल को बनाती है और पूरा इरिगेशन एरिया कवर करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करती है। यानी अधिक से अधिक एरिया इरिगेशन अंडर इरिगेशन में लाने के लिए कैनाल्स को गवर्नमेंट अधिक से अधिक इन्हेंस करती है। रिड्यूस फ्लड एंड वाटर शॉर्टेज, जो बाढ़ है और वाटर की शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी है, वो ख़त्म करने के लिए, और फ्लडिंग ना हो, यानी बाढ़ न आए, उसको कैनाल में, बड़े बड़े कैनाल में वाटर को क्या करते हैं, वाटर सोर्स को कलेक्ट करते हैं और वाटर को जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जा कर के कैनाल के थ्रू रिलीज़ करते हैं, जो फार्मिंग के लिए यूज में लाया जा सके। इरिगेशन इज़ इंडिया हेल्प्स इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मानसून। तो फूड सिक्योरिटी के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंडिया में स्टेबलाइज करते हैं, और जो भी कमी है इरिगेशन की, वाटर की, वो रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो मानसून पर डिपेंड है वो डिपेंड मानसून पर न रहें। इरिगेशन फैसिलिटी को स्टेबलाइज करते हुए अधिक से अधिक जो है कैनाल्स को स्टेबलाइज करते हैं। इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट रूरल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कैनाल्स को स्टेबलाइज करते हुए कई रोज़गार के अवसर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैनाल्स को जो है वहाँ कैनाल्स को बनाने के लिए मज़दूरों को लगाया जाता है, इससे उनको रोज़गार के अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। और कैनाल्स के स्टेबलाइज होने पर या कैनाल बनने के बाद अगर वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज में आने लगता है तो वहाँ की ग्रेन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, रोज़गार के अवसर भी मिले, और कैनाल बनने के बाद वहाँ की खेती भी, जो भी अनाज उत्पन्न होता था उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है, और जॉब तो मिलता ही है कैनाल को बनाने में। डैम्स यूज्ड फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एज वेल एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज टू ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रिवेंटेड ड्रॉट्स। डैम्स यूज्ड फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डैम जो भी बनाया जाता है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो बनाया जाता ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी वाटर रिसोर्स होते हैं उसको जब रिलीज़ करते हैं तो इरिगेशन के पर्पज़ में भी यूज में लाया जाता है। तो कई प्रोजेक्ट जो हैं लाए जाते हैं डैम के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी स्टेबलाइज होती है। यानी डैम बनने से इलेक्ट्रिसिटी तो बनती ही है, इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी वाटर सोर्स को यूज में लाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर नौका वहन, यानी जो भी नौकाएं चलती हैं या अन्य स्टीमर चलता है, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और उस डैम के वाटर सोर्स से हम ड्रिंकिंग वाटर को भी सप्लाई में यूज में लाते हैं। टू ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रिवेंट ड्रॉट्स। बढ़ते हुए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए या सूखा को कंट्रोल करने के लिए हमें वाटर को कलेक्ट करना होता है। तो बेटा ये सब डिस्कशन हो गया कि इरिगेशन के लिए किस किस तरीक़ों को गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और इसके अलावा हम लोग भी देखते हैं कि कौन कौन सी
पद्धति इरिगेशन के लिए लाई जा सकती है। तो आप अपने क्षेत्र में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कल क्वेश्चन था, आप अपने खुद के ही एक्सपीरियंस के आधार पर आप मेंशन करिए कि कौन से आपके क्षेत्र में किसान फार्मिंग मेथड को यूज में ला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है तो फार्मिंग करेंगे तो इरिगेशन के लिए इरिगेशन के लिए उनको स्टेबलाइज करना होगा, कई इरिगेशन सोर्स को उनको स्टेबलाइज करना होगा। तो अपने क्षेत्र में आप फार्मिंग मेथड को तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए में लिखेंगे ही। बी में क्वेश्चन ये है कि अगर फार्मिंग करते हैं तो वहाँ कौन कौन सी इरिगेशन फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज है, वेल के थ्रू वाटर ड्रा करके वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज में ला रहे हैं, या ट्यूबवेल को इरिगेशन पर्पज़ के यूज में ला रहे हैं, या बहुत पुरानी पद्धति वहाँ बुलक के द्वारा जो रहट से सिंचाई होती थी वो ही उसी पर बने हुए हैं, डिपेंड हैं, या रेनफॉल पर डिपेंड हैं, या कैनाल का यूज कर रहे हैं, टैंक का यूज कर रहे हैं। तो कई तरह के जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके क्षेत्र में होंगे, आपको अपने नोट्स में उसको राइट डाउन करना है और उसको चेक कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।